नमस्कार दोस्तों चाइना में जो शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई, ये जो पूरा बायलैटरल मीटिंग हुआ, उससे एक बात तो पूरे दुनिया को समझ में आ गई है कि अब अमेरिका जो चाहे कर ले, वो चाइना से अपनी बात नहीं मनवा सकता। मतलब पहले ऐसा होता था कैसे ना कैसे करके जो अमेरिका है वो चाइना से वो चीजें करवा लेता था, लेकिन पिछले एक दशक में स्पेशली क्या हुआ है, चाइना ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है। मतलब वो अमेरिका के ऊपर अब उतना निर्भर नहीं है और इसी का कारण है कि आज ट्रंप इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहां पर जो खबर आई है, ट्रंप एंड शी जिनपिंग कंक्लूड वेरी सक्सेसफुल। अगर ट्रंप की भाषा में अगर आप देखोगे तो इस विजिट को वो वेरी सक्सेसफुल बताएंगे कि कितना सही हुआ, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है कि कोई भी डील कंफर्म नहीं हो पाई है। इनफैक्ट यहां पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी वो था कि यहां पर चाइना 750 बोइंग प्लेन्स खरीदेगा। और मैं आपको बता दूं, अभी ये 750 भी नहीं है, सिर्फ 200 का कंफर्मेशन आया और इसीलिए बोइंग के लिए भी बड़ा झटका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा और स्पेशली जो बोइंग को लेकर डील है कि किस तरह से बोइंग का पतन हुआ चाइना के अंदर और यहां पर फ्यूचर क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बता दें कि जो समिट हुआ इसके अंदर ये एक्चुअली पिछले एक दशक का सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग बताया जा रहा है। मतलब ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा था कि यहां पर एक ट्रेड समिट हो रहा है, डिप्लोमेटिक रीसेट हो रहा है, सिंबॉलिक रिकंसिलिएशन हो रहा है कि यूएस और चाइना कुछ ना कुछ करके आपस में और ज़्यादा समझौता करेंगे। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्लोबल पावर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ताइवान और जो मिलिट्री डिटरेंस है वो देखने को मिलेगी, ईरान वॉर और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ये 2026 का जो समिट था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ट्रंप जब से पावर में आए हैं दूसरी बार, ये उनका पहला विजिट था चाइना में और ये तब हो रहा है जब ईरान वॉर का टेंशन चल रहा है, एनर्जी इंस्टेबिलिटी आ रखी है, ताइवान क्राइसिस का डर है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होने का डर है, सेमीकंडक्टर को लेकर कंपटीशन है। तो दोनों यहां पर जो साइड्स हैं, ट्रंप और शी जिनपिंग, वो यहां पर उनको डर था कि कहीं ना कहीं मामला एस्केलेट ना हो जाए और इसी की वजह से दोनों लीवरेज लेने की कोशिश कर रहे थे। एंड दैट इज वाई ये जो समिट था वो ऊपरी तौर पर काफी ज्यादा कोऑपरेटिव लग रहा था, लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे तो काफी उथल पुथल चल रही थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर कोई भी डील क्यों नहीं हो पाया? क्या है ना कि इस समिट में यह दिखाया गया कि किस तरह से चाइना इट इज नो लॉन्गर नेगोशिएट फ्रॉम वीकनेस। मतलब पहले जैसा आप चाइना नहीं रहा। अब इसको समझने की कोशिश करिए, पहले की सिचुएशन क्या थी? जैसे 2015 के पहले तक अगर आप देखोगे तो चाइना काफी डिपेंड हुआ करता था यूएस कंज्यूमर्स के ऊपर, क्योंकि चाइना को एक्सपोर्ट करना था। अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी डिपेंडेंट था चाइना, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट था, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ था चाइना का। तो अमेरिका जो है उसके पास बहुत ज्यादा लीवरेज था। लेकिन पिछले एक दशक में शी जिनपिंग ने क्या किया, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की। पिछले एक दशक में यहां पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे। इनफैक्ट ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसमें ट्रंप ने ही यहां पर ट्रेड वॉर छेड़ा था चाइना के साथ, सैंक्शंस लगा दिया था, कहा था कि हम ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहां पर चाइना को ये बात समझ में आ गई कि देखो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर हमें आगे निकलना है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हटानी है, तो एआई में, सेमीकंडक्टर, ईवी, बैटरी, टेलीकॉम, हर जगह हमें अच्छा करना होगा। और यूएस का जो प्रेशर है अब यहां पर चाइना के ऊपर काम नहीं आ रहा, इसी की वजह से, क्योंकि चाइना अब पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो रहा है। यहां पर वो अब अमेरिका के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। लेकिन जो थोड़ी बहुत चीजें इस पूरे मुलाकात में हुई हैं उसमें एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा चल रही है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि चाइना हमसे 200 बोइंग एयरक्राफ्ट तो खरीदेगा ही, जो कंफर्म हुआ है, लेकिन ये आगे चलकर 750 एयरक्राफ्ट हो सकता है। देखो, अगर ये कंफर्मेशन होता 750 का, तब तो चलो थोड़ा बहुत यहां पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए फायदेमंद होता, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। ये बोला जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि हो सकता है, तो होना और एक्चुअल में हो सकता है, मतलब उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया, राइट? अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए कि जो डील अनाउंस की गई बोइंग एयरक्राफ्ट को लेकर, इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट का मॉडल होगा, डिलीवरी टाइमलाइन क्या होगी, फाइनेंशियल डिटेल, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। बहुत ही ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में डील हुई क्या है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि हम एयरक्राफ्ट को लेकर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट डील्स आर स्ट्रैटेजिक। यहां पर ये कमर्शियल डील सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि
कमर्शियल जो एविएशन है ये ऑर्डिनरी इंडस्ट्री नहीं होती है। जो कंट्रीज हैं वो एरोस्पेस को स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री के तौर पर देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रेस्टीज सेक्टर की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो कोई आम बात नहीं होती है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, जेट इंजन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, ये हर एक देश नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बहुत कम ऐसे देश हैं जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट को बना पाते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, उसके पास बोइंग है, यूरोप के पास एयरबस है, और अब चाइना भी अपनी कैपेबिलिटी को यहां पर बढ़ा रहा है। मैं आपको बताऊंगा चाइना के बारे में आगे। लेकिन चाइना इज सो इंपॉर्टेंट टू बोइंग। क्यों? जो बोइंग कंपनी है अमेरिका की, वो चाइना को लेकर क्यों इतना ज्यादा पॉजिटिव होना चाहती है, क्यों वो अपने एयरक्राफ्ट को चाइना को सेल करना चाहती है, ये समझिए। चाइना क्या है आज के डेट में, वहां पर बहुत बड़ी डिमांड है। जैसे भारत में भी हम बात करते हैं ना, एयरक्राफ्ट की बहुत सारी डिमांड है। जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, वो लोग काफ़ी सारे ऑर्डर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर चाइना में भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोग जो हैं मिडिल इनकम कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। डोमेस्टिक ट्रैवल ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लॉन्ग डिस्टेंसेज, मेगा सिटीज़। फिर इसके अलावा एयरपोर्ट का भी एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे भारत में भी आप देखोगे बहुत सारे जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं वो बनाए गए हैं। तो चाइना में भी वहाँ पर मेगा एयरपोर्ट्स बड़ी मात्रा में बनाए गए हैं। रीजनल एविएशन हब है, कार्गो एविएशन का नेटवर्क है। फिर इसके अलावा टूरिज्म भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और साथ ही साथ चाइना के पुराने जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनको रिप्लेस करना जरूरी है नए वाले फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट से, लोअर एमिशन से, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट से। इनफैक्ट बोइंग और एयरबस का ऐसा मानना है कि अगले 2 दशक में, अगले 20 वर्षों में 9,000 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, विच इज ह्यूज। मतलब हम भारत में भी बात करते हैं कि अगले 10-20 सालों में हमें भी 5 से 6,000 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चाइना में ये और भी ज़्यादा है, 9,000 एयरक्राफ्ट। तो इसकी वजह से चाइना प्रॉब्ली सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एविएशन मार्केट में एक बड़ा प्लेयर हो सकता है। कि यहाँ पर ये कंपनीज चाइना के ऊपर इसीलिए फोकस करना चाहती हैं कि वहाँ से काफ़ी सारा डिमांड आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बोइंग स्ट्रगल क्यों कर रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो चाइना में तेजी से ग्रो कर रहा था बोइंग। क्या हुआ है कि पिछले 1 दशक में आप सब जानते हैं बोइंग के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। यहाँ पर स्पेशली 737 मैक्स का जो डिजास्टर हुआ, 2 फैटल क्रैशेस हुए थे, इसकी वजह से बोइंग फंडामेंटली डैमेज हो गया। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए, ग्लोबल आउटरीच हुआ। और चाइना के अंदर भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोइंग की सेफ्टी को लेकर, वो सवाल खड़े होने लग गए। और यहाँ पर चाइना प्रॉब्ली फर्स्ट मेजर एविएशन अथॉरिटी बना जिसने 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया। और ये 2 साल तक कम से कम, मतलब काफी लंबे समय तक ये ग्राउंडेड था। मतलब सिंबॉलिकली अगर आप देखोगे तो चाइना ने दिखाया कि देखो उनकी जो रेगुलेटरी पावर है वो इंडिपेंडेंट है। और इसी की वजह से चाइना में बोइंग की जो रेपुटेशन है वो काफी खराब हो गई थी। फिर दूसरा यहाँ पर यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ। ट्रंप जब पहले कार्यकाल में ट्रेड वॉर स्टार्ट किए तो अगेन इसमें यहाँ पर चाइना ने भी कह दिया कि हम भी आपके वेपन्स जो एयरक्राफ्ट है उसको नहीं खरीदेंगे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो बोइंग एक प्रकार से पॉलिटिकली वल्नरेबल हो गया। और इसी की वजह से जो एयरबस है, जो यूरोपियन कंपनी है, उसको एडवांटेज मिल गया। मतलब यहाँ पर एयरबस ने अपना जो प्रोडक्शन है चाइना के अंदर लोकलाइज कर दिया, पॉलिटिकल टाइज बढ़ाए चाइना के साथ, जो असेंबली फैसिलिटीज हैं तियानजिन में उसको एक्सपैंड कर दिया। मतलब इससे यहाँ पर एयरबस को काफी रिवॉर्ड मिला। और आज के डेट में एयरबस का काफी स्ट्रांग होल्ड है चाइना के अंदर। लेकिन रियल स्टोरी मैं बता दूं, ना तो यहां पर एयरबस है और ना ही यहां पर बोइंग है। एक्चुअली चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अगेन इसमें भी सॉवरेनिटी हासिल करे एरोस्पेस में। और इसीलिए वो अपनी जो सरकारी कंपनी है, चाइना की सरकारी कंपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है मेकिंग, कोमैक, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। कोमैक क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, चाइना अगर आप देखोगे पिछले कई वर्षों से फॉरेन कंपनी से अपनी डिपेंडेंसी हटा रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, कुछ भी आप ले लो। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे एप्पल के का बड़ा चैलेंजर क्या बनाया चाइना ने? हुआवे। इसके अलावा टेस्ला का सबसे बड़ा चैलेंजर क्या बन गया? BYD। उसी प्रकार से बोइंग का जो मेन चैलेंजर अब बन रहा है चाइना के अंदर वो है कोमैक। और कोमैक का जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट बनाया गया उनके द्वारा वो है कोमैक C919। ये आप देख सकते हो, C919। तो ये बनाया गया, ये डायरेक्टली बोइंग 737 मैक्स और एयरबस A320 नियो को चैलेंज करता है। लेकिन स्टिल ध्यान रखिएगा, चाइना को बोइंग की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, अब चाइना ये एयरक्राफ्ट बना तो रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे इंजन हो गया, बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो अगेन
दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। जो जेट इंजन है ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है। एडवांस टर्बो फैन जो इंजन है उसमें चाइना स्ट्रगल कर रहा है। हाई टेम्परेचर जो मेटलर्जी होती है उसमें स्ट्रगल कर रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर वो डिपेंडेंट है। फिर सर्टिफिकेशन का भी मामला आ जाता है कि यहाँ पर जो एयरलाइन है वो कुछ ही सर्टिफाइड जो इंडस्ट्री हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे मान लो चाइना अपना जो एयरक्राफ्ट ले जाएगा यूरोप में, अमेरिका में, तो हो सकता है वो अलाउड ना हो। तो इसकी वजह से ये बड़ा चैलेंज आता है। फिर इसके अलावा प्रोडक्शन का भी प्रॉब्लम है। चाइना कितना भी बना ले उसकी भी एक कैपेसिटी है ना, लेकिन चाइना में डिमांड तो बढ़ ही रहा है, तो उसी की वजह से उसको एयरबस और जो बोइंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमेरिका को इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है? क्योंकि अमेरिका के लिए जो बोइंग है ना वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल एसेट है, मेजर एक्सपोर्टर है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोइंग अमेरिका में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इनडायरेक्टली क्रिएट करता है। मतलब सोचिए अगर अमेरिका में बोइंग बंद हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को। और एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट की वजह से ट्रेड बैलेंस भी अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अच्छा होगा। सो दैट इज वाई बोइंग की जो सेल है वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो अगर किसी भी कंपनी के लिए खबर आती कि उसको 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आया है, तो उसके शेयर्स क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उल्टा हुआ क्या कि यहाँ पर बोइंग के शेयर अगर आप देखोगे, जब खबर आई कि चाइना ने कंफर्म किया है कि वो 200 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, तो उसके उल्टे जो शेयर के दाम है वो यहाँ पर कल गिर गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि चाइना कम से कम 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देगा, कंफर्म ऑर्डर, लेकिन ये सिर्फ 200 का दिया है। अब ये 750 की जो बात कही जा रही है वो तो ट्रंप ने कह दिया। अब आप सब जानते हो ट्रंप की बातों का कोई भरोसा तो है नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं अपने फायदे के लिए, दिखाने के लिए कि भाई देखो हम तो ये करके आए हैं, वो करके आए हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग है। तो आई होप कि आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि समिट में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, ले दे के थोड़ा बहुत एयरक्राफ्ट को लेकर बात हुई है, वो भी कोई बहुत फायदेमंद नहीं है। तो जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो हमारी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनमें से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। 2027 के लिए, 28 के लिए, सभी में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप ये आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड हो जाएगा। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।